सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए एनडीए और इंडी अलायंस दोनों ने ही अपने अपने कैंडिडेट फील्ड कर दिए हैं। आपको बता दूं कि एनडीए की तरफ से जो कैंडिडेट हैं उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन जी। इन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है ऑलरेडी। अब सीपी राधाकृष्णन जी को 40 साल का राजनीतिक अनुभव है। ये आते हैं तमिलनाडु स्टेट से। दोस्तों, अब आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं, बीजेपी तमिलनाडु स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और हाल ही में हम देखते हैं कि वो महाराष्ट्र के गवर्नर भी है। वहीं पे अगर हम देखें इंडिया अलायंस के कैंडिडेट थोड़े से कंट्रोवर्शियल है। दोस्तों, बी सुदर्शन रेड्डी उनका नाम है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जी, इनके पास्ट कुछ वर्डिक्ट ऐसे हैं जिसके लिए सोशल मीडिया में लोग लिख रहे हैं इनके खिलाफ में, पूछ रहे हैं कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को कि आपको इनसे अच्छा कैंडिडेट कोई नहीं मिला। अब दोस्तों, बी सुदर्शन रेड्डी जी आते हैं आंध्र प्रदेश से। अब सदर्न स्टेट वर्सेस सदर्न स्टेट ही है एक तरीके से वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए। 9 सितंबर को भारत को वाइस प्रेसिडेंट नया मिलने जा रहे हैं। अब दोस्तों, मोस्ट लाइकली एनडीए के जो सीपी राधाकृष्णन जी है यही बनेंगे वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि नंबर गेम है। दोस्तों, कैंडिडेट लाने से ही नहीं वाइस प्रेसिडेंट बन जाते, आपको नंबर प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, वोटिंग होती है बकायदा। अब इनके जो इंडिया अलायंस के बी सुदर्शन रेड्डी जी हैं, इनके कुछ पास्ट वर्डिक्ट के बारे में आपका जानना जरूरी है। जैसे कि भोपाल गैस कांड, आपको पता ही है, भोपाल पूरा शहर दोस्तों उड़ गया था, लाखों लोग पूरा रातों रात मर गए थे, सबको पता ही है। तो इसके जांच के लिए एक रिव्यू पिटीशन डाली थी किसी ने, तो उसको डिसमिस कर दिया था। सोच रहे हैं, मतलब डिसमिस कर दिया भाई। इतनी बड़ी त्रासदी हुई भोपाल गैस कांड ट्रेजेडी, किसको बचाने के लिए। एनीवे, फिर 2011 में इन्होंने एक सालवा जुडुम नाम का एक कानून हुआ करता था नक्सलियों के खिलाफ में। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आपको पता है कि नक्सलियों का बड़ी ही त्रासदी है। आदिवासी ट्राइबल लोगों को मारते थे, धमकाते थे, उनकी चीजें लूट लेते थे, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करते थे। तो उस वक्त में सरकार ने सोचा था छत्तीसगढ़ की कि हम एक काम करते हैं, इन आदिवासियों को सेल्फ डिफेंस के तौर पे हम थोड़ा आर्म्स देते हैं, हथियार देते हैं। 2005 में शायद ये नियम आया था। तो इन्होंने खत्म कर दिया भाई नक्सलियों के खिलाफ में ये कानून, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया था, उसको खत्म कर दिया 2011 में। क्यों? नक्सलियों के लिए। और वैसे भी सुदर्शन रेड्डी जी को कहा जाता है ये थोड़े लेफ्ट लीनिंग है, अल्ट्रा लेफ्ट लीनिंग है। आपको बता दूं कि तो एक पिटीशन फाइल की थी इस कानून के खिलाफ में, ये नक्सलियों के खिलाफ में जो आदिवासियों को आर्म्स दिए जाते थे, बंदूक दी जाती थी, उसके खिलाफ एक पिटीशन दायर की थी। वो किसने दायर की थी पता आपको? नंदिनी सुंदर जी। कौन है ये? दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। इनके ऊपर में भी एक आध बार कुछ केस लगे थे, बाद में ड्रॉप हो चुके। फिर ये वाइफ किसकी है? सिद्धार्थ वरदराजन की। अब ये कौन है भाई साहब? सिद्धार्थ वरदराजन। ये भाई साहब एक लेफ्ट लीनिंग एडिटर है द वायर के। आपको पता ही है, प्रोपागेंडा में ये इसका भी नाम आता है, प्रोपागेंडा रचाने में भारत के अंदर में, भारत के खिलाफ हमेशा हमेशा ये प्रोपागेंडा में ही इस चैनल का नाम आया है। अभी हाल ही में, कल ही शायद, गुवाहाटी मतलब असम से इन दोनों के लिए, करण थापर और इन भाई साहब के लिए मोस्ट लाइकली वारंट इश्यू हुआ है, नॉन बेलेबल। कुछ चार्जेस लगे इनके ऊपर में। बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बने हैं। वो पहले हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी जज रह चुके हैं। खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो उनके जीवन के जो कुछ निर्णय हैं वो आपको पता होने चाहिए। वैसे तो पहली बात यह भी है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करने वाला इंडिया अलायंस आज एक एक्स जज को ही उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना रहा है, लेकिन उनके दौरान कुछ जो उनके निर्णय रहे, उनके डिसीजन रहे, उनको आप समझ लीजिए।
भोपाल गैस कांड जिसमें लोग मारे गए भोपाल में और त्राहिमाम मचा और एंडरसन मामा को जिस कांग्रेस ने बचाकर भेज दिया था, उसमें एक रिव्यू पिटीशन हुई थी। उस रिव्यू पिटीशन को यह कहकर खारिज करने वाले कि वहां पर पर्याप्त सबूत नहीं है, उस बेंच का हिस्सा थे मिस्टर रेड्डी। इसके अलावा अगर खासतौर पर मैं बात करूं तो जुडुम सलवा जुडुम नाम की एक मूवमेंट थी जो छत्तीसगढ़ में चलाई गई थी, जिसको 2005 में शुरू किया गया था, इसलिए ताकि वहां पर जो नक्सलवाद है उसको खत्म कर सकें, जड़ से खत्म कर सकें, वहां के लोकल युवाओं को ट्रेन करके ताकि उस नक्सलवाद को खत्म कर सकें। उस मूवमेंट को, सलवा जुडुम मूवमेंट को खत्म करने वाले, स्ट्राइक डाउन करने वाले बेंच का हिस्सा भी मिस्टर रेड्डी रहे हैं, जो अब उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं इंडिया अलायंस के। जिस नक्सलवाद को, जिस एक्सट्रीमिज्म को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिल्कुल खत्म कर दिया गया, उस नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने वाली एक मूवमेंट सलवा जुडुम को स्ट्राइक डाउन करने वाले भी मिस्टर रेड्डी ही थे, वो उस बेंच का हिस्सा थे। इसके अलावा अगर मैं खासतौर पर बात करूं तो इजराइल से जो हथियार हम लेते हैं उसको ना लिया जाए, ऐसे 25 लोग जिन्होंने साइन करके दिया था वो अभी के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी को, उन 25 लोगों में से भी एक मिस्टर रेड्डी है। और इसके अलावा अगर मैं खासतौर पर बात करूं तो चाहे वो कंचा इलाया हो, चाहे प्रवीण चक्रवर्ती हो, ये जो इंडिया अलायंस के समर्थित और हिंदू विरोधी गैंग हैं, जो एक हिस्सा रहे जातीय जनगणना से रिलेटेड तेलंगाना में, उसका हिस्सा भी सुदर्शन रेड्डी है। यानी कि भोपाल गैस कांड का जो केस जिसमें कांग्रेसी नेता खुल सकते थे, जेल जा सकते थे, उनको क्या क्या सजाएं हो सकती थी, कितनों की जान गई थी, उसमें मिस्टर सुदर्शन रेड्डी। इसके अलावा खासतौर पर अगर बात करूं तो एक्सट्रीमिज्म को जो खत्म करना था, उस खत्म करने के लिए जो चीजें बनती और जो मूवमेंट चलाई जा रही थी सरकार की तरफ से, उसको खत्म करने वाले, उसको मूवमेंट को स्ट्राइक डाउन करने वाले भी बेंच का हिस्सा मिस्टर रेड्डी। इसके अलावा इजराइल से हथियार न ले सरकार, उसका हिस्सा भी मिस्टर रेड्डी। और आज वही एक्स जज इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार भी मिस्टर रेड्डी। ये देश जब एक्सट्रीमिज्म को खत्म कर रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीरो कर रहा है, उसको बिल्कुल पूरा तहस नहस कर दिया और अंतिम पड़ाव पर उसको लेकर आ गया है, ऐसे समय में इस देश के हाईएस्ट पोजीशन, ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है उपराष्ट्रपति, ये दर्शाता है कि आपका एक्सट्रीमिज्म के प्रति क्या रवैया है। तो उस रवैये का एक प्रतिबिंब भी हाईएस्ट ऑफिस में होता है। लेकिन उनके लिए उन्हें उम्मीदवार भी मिले तो कौन? जो एक्सट्रीमिज्म का जो सामना करते हैं, उन मूवमेंट को खत्म करने वाले, भोपाल गैस कांड में रिव्यू पिटीशन को खारिज करने वाले, इसके अलावा जो है खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो और जितने भी तमाम डिसीजन रहे उनमें, और सलवा जुडुम को खत्म करने वाले और इजराइल से हथियार न लेने की वकालत करने वाले आज इस देश के इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। वो इंडिया अलायंस जिसको इंडिपेंडेंट जुडिशरी का दिन रात रट्टा लगा रहता है, लेकिन श्री राम मंदिर के विषय में ही, बाकी विषयों में वो उपराष्ट्रपति एक एक्स जज को भी बना सकते हैं। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। एनीवे, फिर ये जो बी सुदर्शन रेड्डी जी है, इन्होंने ऑपोज भी किया था, भारत इजराइल से हथियार क्यों ले रहा है। सोचिए भाई, आप जस्टिस हो, आपको क्या लेना देना भारत एज ए कंट्री, व्हाट वी डू, फॉरेन पॉलिसी में क्या कौन कर रहा है, किससे हमारे संबंध बढ़िया है, इसमें मुझे नहीं लगता कि जस्टिस को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए भारत को, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है ना तो कोई खड़ा नहीं होता मदद करने के लिए। इजराइल ने हमारी टाइम एंड टेस्टेड फ्रेंड है, भारत का हर वक्त मदद की है। करगिल युद्ध में जब हमें कोऑर्डिनेट्स मिले थे और लेजर गाइडेड मिसाइल मिली थी, तुरंत गेम घूम गई थी और हमने करगिल में जीते थे हम लोग। एनीवे, तो ये दोनों कैंडिडेट की प्रोफाइलिंग मैंने आपको शॉर्ट में बता दी दोस्तों। अब इंडिया अलायंस एक भ्रांति क्रिएट करने की कोशिश कर रही है एनडीए के अंदर में कि क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी जी आंध्र से आते हैं तो चंद्रबाबू नायडू जी को सपोर्ट करना चाहिए, इनके फेवर में वोट डालिएगा। जब वोटिंग होगी तब कांग्रेस एक तरीके से ये प्रोपागेंडा करने की कोशिश कर रही है कि एनडीए के अंदर ही हम लोग क्यों ना अलग अलग करवा दें लोगों को, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जी है सरकार में एनडीए के साथ में, बीजेपी को 240 मिली थी इस बार, तो उनका भी सपोर्ट है वैसे भी। तो अब कांग्रेस ये प्रोपागेंडा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये चलने वाला है नहीं। आपको बता दूं कि आंध्र में चंद्रबाबू नायडू के ऑपोजिशन में कौन है? जगन मोहन रेड्डी।
जगनमोहन रेड्डी भी एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन जी को वोट डालेंगे। यह मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। कांग्रेस को देखना नहीं चाहती जगनमोहन रेड्डी और नरेंद्र मोदी जी के साथ में टर्म्स अच्छे हैं। उन्होंने खुद कहा था कि सरकार बनाने के लिए हम तैयार है अगर एनडीए में लेना चाहे तो आंध्र के अंदर में। और यह सबको पता है कि कई बिलों में लोकसभा राज्यसभा जगनमोहन रेड्डी ने हमेशा एनडीए के साथ में ही वोट दिया मोदी जी के लिए। तो कांग्रेस की दाल तो मुझे नहीं लगता यहां गलेगी। हां, वही फॉर्मूला अगर हम तमिलनाडु में बैठा है तो क्या डीएमके वोट देंगे सीपी राधाकृष्णन जी को, क्योंकि ये भी तो आते हैं तमिलनाडु से। तो बाय द सेम लॉजिक कांग्रेस जो दे रहे हैं उसी लॉजिक से तो भाई इनको भी वोट देना चाहिए फिर तो। अब आपको बताता हूं गेम कहां होगी। मैं क्यों कह रहा हूं कि एनडीए के कैंडिडेट ही जीतेंगे और एनडीए के पास में जबरदस्त मैंडेट है। कैसे ये बताता हूं। जिस दिन वोटिंग होगी ना, पूरे देश के सामने इंडिया अलायंस की फजीयत उड़ने वाली है फिर से। देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा मिला के अगर मानिए इंडिया अलायंस के पास 300 वोट्स हैं, मानिए एग्जांपल 300 वोट्स है सपोज, तो अब देखिएगा ये बी सुदर्शन रेड्डी जी के लिए मुश्किल से 250 वोट मिलेंगे। क्रॉस वोटिंग करेंगे बाकी। वो अमित शाह जी है वहां पे, याद रखना कांग्रेसियों, अमित शाह जी है। और कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस के अंदर भी जो आज की डेट में एनडीए से ज्यादा क्लोज है, नेशनलिस्टिक व्यू रखते हैं। शशि थरूर, मनीष तिवारी जी, ये लोग। साथ ही साथ में कल नरेंद्र मोदी जी ने नवीन बाबू को भी कॉल किया था, नवीन पटनायक जी, उनकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। तो मोदी जी ने उनको बुलाया भी है कि आप आइए, मिलिए, चाय पानी पे बैठते हैं। ये कर्टेसी होती है। भले आप ऑपोजिशन में हो, लेकिन एक कर्टेसी होती है। ये नरेंद्र मोदी जी, नवीन बाबू दोनों ही एक दूसरे को कर्टेसी कॉल करते रहते हैं बीच बीच में। प्लस जगनमोहन रेड्डी, अभी कार्ति चिदंबरम 2 बार मुलाकात कर चुके हैं भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। तो कांग्रेस के अंदर से भी क्रॉस वोटिंग होगी दोस्तों। आप ये मान के चलिए, वोटिंग के दिन में तोते उड़ जाएंगे, इंडिया अलायंस के धज्जियां उड़ जाएंगी। सब एक दूसरे की तरफ शक की निगाह से देखेंगे कि तुमने वोट दिया है एनडीए के कैंडिडेट को, तुमने दिया। तो ये बस ऐसे ही एक कैंडिडेट को उठा लिया इन्होंने रैंडम, मुझे लग रहा है, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके जीते। अब इंडिया अलायंस के कई ऐसे दल हैं शरद पवार की पार्टी में से, मुझे लगता है कि 1-2 इधर भी घूम जाएंगे वोट। सब एनडीए तैयारी करके आया भाई। एनडीए पूरा नंबर गेम लेके घूमता है। इन लोगों ने पूरा मानसून सेशन बर्बाद कर दिया इंडिया अलायंस ने। इनके पास में आज की डेट में कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी एवरी डे एक्सपोज होते रहते हैं, जिसको भी खड़ा करते हैं ये बोलवाने के लिए कि बताओ तुम्हारा नाम है कि नहीं वोटर लिस्ट में बिहार के अंदर में। वो बंदा वहां पे वीडियो बनाता है कि नहीं है मेरा नाम जी। 2 घंटे 3 घंटे के बाद में वो नया वीडियो बना के बोलता मुझे ऐसे बोलने के लिए राहुल गांधी के लोगों ने कहा था। सोचिए, बिहार में भीड़ नहीं जुट रही है। 15 दिन कैसे ये पद यात्रा चलेगी मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा बीच में ही छोड़ के बंद करके चले जाएंगे राहुल गांधी। ये हाल है आज की डेट में। इंडिया अलायंस दिशाहीन हो चुकी है। पूरा का पूरा मानसून सेशन बर्बाद कर दिया। आज आखिरी दिन था, आखिरी दिन भी आज बर्बाद कर दिया ऑपोजिशन वालों ने। कल अमित शाह जी ने अकेले जिस तरीके से धोया इन लोगों को, और इन लोगों ने जो कल कारनामा किया है ना, बिल फाड़ फाड़ के जो ऐसे फेंक रहे थे हवा में, अमित शाह जी के ऊपर में कुछ बिल फेंके हैं। याद रखेंगे वो अमित शाह है, तुम भी याद रख लेना ऑपोजिशन वालों, वो अमित शाह है। अभी कुछ दिन जस्ट पहले ही एक न्यूज आ रही है, बीजेपी कर्नाटका यूनिट ने एक पोस्ट डाला, देखिए, राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है कि नहीं, लिफाफा आ चुका है ब्रिटेन से।
कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी तो ब्रिटिश पासपोर्ट भी यूज करते हैं। अगर ये कोर्ट में साबित हो गया तो भाई साहब पॉलिटिकल कैरियर खत्म यहीं पे। 100 का आंकड़ा भी नहीं छुएंगे। 94-95 चुनाव तो हार चुके राहुल गांधी, मुझे लग रहा है सेंचुरी नहीं बना पाएंगे। तो कांग्रेस ही थोड़ा ध्यान दे। इंडिया अलायंस को देखिए क्या हाल है इंडिया अलायंस का। सब मजबूरी में एक दूसरे की बैसाखी बन के आए हैं साथ में। अकेले किसी भी पार्टी में दम नहीं है चुनाव जीत जाए बीजेपी के खिलाफ, सिवाय डीएमके और ममता बनर्जी की टीएमसी, और किसी भी पार्टी में दम नहीं है आज की डेट में। तो ये दोनों कैंडिडेट के बारे में मैंने दोस्तों आपको शॉर्ट में बता दिया। अब 9 सितंबर को पता चलेगा कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन बन रहे हैं। 99.99% मैं आपको अभी से बताता हूं, मुझे लगता है कि एनडीए के जो कैंडिडेट है सीपी राधाकृष्णन जी यही बनेंगे। अब सुनिश्चित रहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।